वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस बिजनौर। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी। जैसा कि आप पहले से जानते ही हैं, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। डियर स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट के अंदर आज हम जो वन शूट देने वाले हैं, जो मास्टर वीडियो यहाँ पर कवर करने वाले हैं, वो है यूनिट 5। ठीक है, इससे पहले हमारी 4 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं। आज ये लास्ट यूनिट है, यूनिट 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद इस सब्जेक्ट की हमारी वन शूट वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। देन इसके बाद अब आने वाले टाइम में आपको क्या क्या यहाँ से मिलने वाला है, मैं वो और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो आपको 2 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मिलेंगे, 10 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मिलेंगे, और जो न्यूमेरिकल हैं, जितने भी टाइप के एग्जाम में न्यूमेरिकल बनते हैं, उस टाइप के जितने भी टाइप होते हैं, जितने भी टाइप के एग्जाम में आते हैं, वो सारे टाइप के मैं न्यूमेरिकल की यहाँ पर प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर उसके बाद एक मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि सर मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराइए, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको सारी चीज़ें एग्जाम से पहले पहले मिल जाएंगी। आपका 1 अगस्त को ये पेपर है इसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट ईयर का, तो उससे पहले मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। अगर आप ये पाँचों तो मास्टर वीडियो या वन शूट वीडियो, साथ में जो मैं 2 मार्क्स 10 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आऊँगा, न्यूमेरिकल वाली जो सीरीज़ लेके आऊँगा, देन उसके बाद मैं मॉडल पेपर लेके आऊँगा, ये सारी वीडियो अगर ध्यान से सुन भी लेते हैं ना, तो भी आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री पीडीएफ मिल रही हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और सारी वीडियो भी यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए, और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, बेल आइकन जरूर प्रेस किया करें। ठीक है, जब भी सब्सक्राइब करें तो आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन और कौन सी वीडियो अपलोड हुई है, किस सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड हुई है, वो सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे, और आप टाइम बाय टाइम उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर यूनिट 5 हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज। यूनिट 5 जो है फर्स्ट ईयर के लिए है, ये केवल, ये सेकेंड ईयर में नहीं है। ये वाली सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट मैं अलग से बनाऊंगा, बाकी जो भी सब्जेक्ट है सबकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस यूनिट 5 में जो है 2 पार्ट में ब्रेक हुई है। एक तो फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और दूसरा क्या है, इंट्रोडक्शन टू वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं इस यूनिट में। ठीक है, तो उसका ओवरव्यू हमें लेना होता है फर्स्ट ईयर में, तो मैं यहाँ सिलेबस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ अपने टॉपिक को कवर करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, हमारा सबसे पहले क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और हो सकता है इस बार भी आए, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम नहीं, अभी अगले नेक्स्ट पेज पर मैं दिखाने वाला हूँ ब्लॉक डायग्राम, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। ये समझ लीजिए कि शायद इस बार भी आपको एग्जाम में मिलेगा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम को पढ़ने से पहले अगर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, वही हमारा क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी कि 2 पर्सन अगर आपस में बातें कर रहे हैं तो वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है, कोई मोबाइल से बात कर रहा है आपस में, वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या हो गया, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी मैसेज है, एक दूसरे को ट्रांसफ़र कराना, हमारा वही कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर। और बाकी आपने कम्युनिकेशन स्किल जो पढ़ा होगा ना, अगर सब्जेक्ट पढ़ा होगा कम्युनिकेशन स्किल या टेक्निकल कम्युनिकेशन सेकेंड में स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो वो कम्युनिकेशन जो बात हो रही है वो कम्युनिकेट करने की हो रही है, मतलब किस तरह से हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की फॉर्म में देखें या टेक्निकल की फॉर्म में देखें, तो जैसे एक पर्सन को दूसरे पर्सन से मोबाइल पे बात करना, या किसी भी इंटरनेट के थ्रू या किसी भी मीडिया के थ्रू, वायर या वायरलेस के थ्रू, जब हम अपनी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वहाँ पर कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देख लीजिए क्या है, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू या किसी मैग्नेटिज्म के थ्रू अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। अभी जो कम्युनिकेशन होता है, इसको हम, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है पूरा, अभी जो ब्लॉक डायग्राम भी देखेंगे हम, उसमें उस पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को हम 3 कैटेगरीज में या 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारा, एक तो ट्रांसमीटर होता है, दूसरा हमारा रिसीवर होता है, और जिससे हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है जिस चैनल के थ्रू, जिस मीडियम के थ्रू, वो होता है हमारा चैनल या मीडियम।
ये चैनल और मीडियम जो है ये वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। वायरलेस मतलब जैसे मोबाइल पर बात करते हैं तो मोबाइल क्या है, वायरलेस है, लेकिन जो पहले हम टेलीफोन यूज़ करते थे लैंडलाइन, तो वो क्या था, एक वायर्ड कम्युनिकेशन होता था वहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा है ट्रांसमिटिंग सेक्शन में ट्रांसमीटर वाला पार्ट जहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होना है। रिसीविंग सेक्शन में या रिसीवर में रिसीविंग सेक्शन यानी कि रिसीविंग पार्ट जिस जहाँ पर सिग्नल को या उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख लो 2% आपको दिखाई दे ही रहे होंगे आपस में कम्युनिकेट करते हुए। इस तरह से आपने हो सकता है बचपन में बहुत ट्राई किया हो, ठीक है ना। दूसरा जैसे ये हमारा ये ट्रांसमीटर है, यहाँ पर ये रिसीवर है, तो ये क्या है, मीडियम हो गया, एयर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आया करे, आपसे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है किसी भी सब्जेक्ट की तो उसे लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके भी जरूर बताया करें कि वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई सजेशन या कोई डाउट होता है तो भी कमेंट जरूर करा करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये है इसका ब्लॉक डायग्राम जो हमें एग्जाम में ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इस ब्लॉक डायग्राम को मैं यहाँ से अगर सेपरेट कर दूँ, इस जगह से मैंने ये क्या किया, सेपरेट कर दिया, ठीक है, क्लियर। एक सेकंड, यहाँ से नहीं और नीचे से सेपरेट करता हूँ, यहाँ से ये यहाँ से मैंने इसको क्या किया, सेपरेट कर दिया। यानी कि जो ब्लॉक डायग्राम है हमारा मेन वो यहाँ से ये यहाँ तक ये ट्रांसमिटिंग सेक्शन है पूरा, देन उसके बाद ये यहाँ से इसका मीडियम है, चैनल है, उसके बाद ये रिसीवर सेक्शन है। क्लियर, बात समझ में आई होगी। यानी कि ये पूरा डायग्राम यहाँ से चलेंगे ऐसे, इस तरह से घुमा के भी बना सकते हैं या सीधा भी अगर आ रहा है पूरा तो बनाते चले जाएंगे। ये बीच में जो कम्युनिकेशन मीडियम या चैनल है वो है ये रिसीवर। ये जो 3 ब्लॉक्स यहाँ पर दिख रहे हैं ये रिसीवर सेक्शन है, और ये यहाँ पर जो 4 ब्लॉक आपको दिख रहे हैं ये ट्रांसमिटिंग सेक्शन है। इसको अगर हम जर्नली डायग्राम बनाएं तो वो ये रहा जनरल ब्लॉक डायग्राम जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। जनरल ब्लॉक डायग्राम ये रहा, इसमें क्या है, ट्रांसमीटर हो गया हमारा, बीच में चैनल हो गया, मीडियम हो गया, और दूसरा लास्ट हमारा क्या हो गया, रिसीवर हो गया, ठीक है। तो इसी को ट्रांसमीटर को हमने ब्रेक कर लिया यहाँ पर, ये हमारा ट्रांसमिटिंग सेक्शन हो गया पूरा। कौन सा ट्रांसमिटिंग सेक्शन हो गया, मैं इसको ब्लॉक में बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा ट्रांसमिटिंग सेक्शन हो गया, क्लियर। और रिसीविंग सेक्शन कौन सा है हमारा, ये हमारा रिसीविंग सेक्शन है, ये वाला। आ क्यों नहीं रहा है, कहाँ जा रहा है, चलो कोई नहीं, फिलहाल आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, देखो इन जो हमारा ट्रांसमिटिंग सेक्शन है उसमें हमारे कुल मिलाकर 4 ब्लॉक्स हैं। क्या क्या होता है, एक तो होता है हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स, दूसरा हमारा ट्रांसड्यूसर, देन हमारा मॉड्यूलेटर, उसके बाद हमारा एम्पलीफायर, ठीक है। ये क्या क्या होते हैं, इनमें क्या क्या होता है मैं अभी बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना हो गया, इसको हम TX भी लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रांसमिटिंग एंटीना ये सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पर ट्रेवल कर रही हैं और ट्रेवल करने के बाद यहाँ पर भी ट्रेवल कर रही हैं, और ये क्या हो गया हमारा RX यानी कि रिसीविंग एंटीना। रिसीविंग एंटीना ने इनको रिसीव किया, देन उसके बाद फिर से एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर के बाद डीमॉड्यूलेटर है, और डीमॉड्यूलेटर के बाद फिर से हमारा ट्रांसड्यूसर है, और उसके बाद हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है, ठीक है ना। तो ये हमारा कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम हो जाता है किसका, कम्युनिकेशन सिस्टम का, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं एक इन्फॉर्मेशन और आपको यहाँ पर देना चाहूँगा। अगर आप जैसे फर्स्ट ईयर में हैं तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप सेकेंड ईयर में पहुँच जाएंगे, तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाएंगे। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो है हमारे सेकेंड ईयर के वो भी हमारे चैनल पर नेक्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी फर्स्ट ईयर के और जो सब्जेक्ट्स रह रहे हैं, बाकी जो भी चल रहे हैं, और बाकी सारे सब्जेक्ट डिटेल में यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, फर्स्ट ईयर के भी और सेकेंड ईयर के भी मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, और अपने जो भी जूनियर्स होंगे आपके साथ में, जो भी फ्रेंड्स होंगे या जो भी कोई रिलेटिव्स होंगे जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, तो सबको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, सबसे बता सकते हैं, ठीक है। और वो बता सकते हैं कि हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी वीडियोस, सारे नोट्स, और जो भी बाद में हम मास्टर वीडियो या वन शॉट वीडियो होंगी, और मतलब जो भी हमारा मॉडल पेपर या 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट वीडियो, 10 मार्क्स इंपॉर्टेंट वीडियो, सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपको फिजूल में कहीं पर मनी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। बस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जोड़िएगा, ठीक है। अपने सक्सेस क्लासेस फैमिली को इंक्रीज़ कीजिएगा, क्लियर। अब देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ इन्फॉर्मेशन सोर्स।
इन्फॉर्मेशन सोर्स एक्चुअल में कहाँ है, सोर्स क्या है, वो सोर्स जहाँ से इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है। अब वो इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो वॉइस की फॉर्म में हो जैसे मैं बोल रहा हूँ, चाहे वो वीडियो के फॉर्म में हो जैसे कि हम दिखाई दे रहे हैं आपको, चाहे वो पिक्चर्स के फॉर्म में हो जैसे कि ये है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, ऑडियो हो, वीडियो हो, कैसी भी फॉर्म में हो, वो इन्फॉर्मेशन सोर्स जो है वहाँ से इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी। जनरेट होने के बाद उसको हम बोलेंगे मैसेज सिग्नल, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद वो मैसेज सिग्नल कहाँ जाएगा, ट्रांसड्यूसर पे। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अगर वो वॉइस फॉर्म होगी तो भी, अगर हमारा ऑडियो सिग्नल होगा तो भी, वीडियो फॉर्म होगी तो भी, मैसेज सिग्नल होगा तो भी, जो भी टेक्स्ट मैसेज होगा तो भी, कोई कैसा भी मैसेज सिग्नल हो उसको यहाँ पर कैसा किस में कन्वर्ट करेगा ये ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। किस सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारा मॉड्यूलेटर पे जाएगा। मॉड्यूलेटर क्या होता है हमारा, मॉड्यूलेटर हमारा मॉड्यूलेशन करता है। अब ये मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन को मैं अभी आगे देखो बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाने वाला हूँ, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। मॉड्यूलेशन यहीं का यहीं पर क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पर आप क्या ध्यान रखेंगे कि मॉड्यूलेटर क्या कर रहा है, सिग्नल को मॉड्यूलेट कर रहा है, ठीक है। मॉड्यूलेशन करने से हम सिग्नल को, अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अपने सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या करा सकते हैं, ट्रेवल करा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। मॉड्यूलेशन हो गया, अब इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस तक अपने सिग्नल को ट्रैवल करा सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, हमारा मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल होगा वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा फिर एम्पलीफायर पर। एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल का जो स्ट्रेंथ होता है उसको इम्प्रूव कर देता है, एम्पलीट्यूड जो है उसको इंक्रीज कर देता है, यानी कि कुल मिलाकर सिग्नल की स्ट्रेंथ को वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। आपने एम्पलीफायर बहुत सुना ही होगा। देन उसके बाद ये ट्रांसमिटिंग एंटीना पे जाएगा। अभी ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या करेगा, जो ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है सिग्नल, इस इलेक्ट्रिकल फॉर्म को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमारा सिग्नल आ रहा है उस इलेक्ट्रिकल फॉर्म के सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और देन ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। ईएम वेव में कन्वर्ट करा और क्या किया, ट्रांसमिट कर दिया। ये किसने किया, ट्रांसमिटिंग एंटीना ने। उसके बाद सिग्नल एयर में, मीडियम क्या है हमारा, एयर, यानी कि हम अगर देखें यहाँ पर भी जो मैं अपना ये दे रहा हूँ वीडियो आपको, तो ये सिग्नल भी जो आपके पास पहुँच रहा है वायरलेसली, अगर मैं देखूँ इंटरनेट के थ्रू, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं हमारे सिग्नल, जो वायर में ट्रैवल करते हैं, ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं, वायरलेस होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल हो रही है एयर में, इस तरह से ये यहाँ पर ट्रैवल हो रही है। देन उसके बाद क्या लगा हुआ है हमारा, रिसीविंग एंटीना, ठीक है। तो ये रिसीविंग एंटीना क्या कर रहा है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद क्या करेगा, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एम्पलीफायर को भेज देगा। अब ये एम्पलीफायर क्या कर रहा है, एम्पलीफायर फिर से वही काम कर रहा है जो यहाँ पर किया था। चूंकि सिग्नल बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रहा है एयर में, तो बहुत सारे लॉसेस होने के चांसेस होते हैं और साथ में बहुत सारे इंटरफेरेंस या मिक्सिंग होने के चांसेस होते हैं। सिग्नल वीक हो जाता है, बहुत सारे लॉसेस होते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, सिग्नल जो है वीक हो जाता है और उसको फिर से एम्पलीफाई कर देते हैं, हम उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ फिर से इंक्रीज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पलीफायर। नाउ दिस सिग्नल, अब जो हमारा ये वाला सिग्नल है ये कहाँ पर पहुंचेगा, डीमॉड्यूलेटर पे। तो ये जो एम्पलीफाइड सिग्नल था अभी डीमॉड्यूलेटर पे है। ये जो मॉड्यूलेटर ने जो किया था उसको डीमॉड्यूलेट, यानी कि उसका उल्टा कर देगा, ये डीमॉड्यूलेटर। हमने यहाँ पे मॉड्यूलेशन किया, यहाँ पर डीमॉड्यूलेशन हो गया। अब मॉड्यूलेशन में क्या किया वो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। फिर जो चीज़ हमने वहाँ पे की थी उसको वो ये सेपरेट कर देगा, रिमूव कर देगा। बस इसके बाद हमारे पास जो बचेगा वो प्योर सिग्नल बचेगा, वो भी किस फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। और वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल हमारा जाएगा ट्रांसड्यूसर के पास। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमारा क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी उसको ये फिर से जिस फॉर्म में मैसेज सिग्नल था, जिस फॉर्म में, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज था, चाहे वो हमारा कैसा भी था, कोई सा भी था, जिस तरह का भी था, चाहे वो वॉइस था, टेक्स्ट था, वीडियो था, ऑडियो था, कैसा भी था, पिक्चर थी, कुछ भी था, उसको फिर से उसी फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट कर देगा। तो तब जाके हमारा ये कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा जो ये हमारा वर्क करता है, या ये कहे कि तब जाकर हमारा पूरा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। इसको शॉर्ट में अगर देखें तो ये ट्रांसमीटर हो गया, ये हमारा चैनल हो गया और ये रिसीवर हो गया, ठीक है। क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये लिखा हुआ है, सब आपको PDF मिल जाएगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसमिटिंग सेक्शन की, ठीक है। ट्रांसमिटिंग सेक्शन में क्या है हमारा, ट्रांसमीटर सेक्शन कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है इसमें, इंफॉर्मेशन सोर्स होता है, और क्या होता है, ट्रांसड्यूसर होता है, मॉड्यूलेटर होता है, एम्पलीफायर होता है, और उसके बाद ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है, ठीक है।
इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, जहाँ से हमारा जिस फॉर्म में भी है, चाहे वो ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, या डेटा भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में जो मैसेज जनरेट होता है। ट्रांसड्यूसर क्या है, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू डिफरेंट फॉर्म या अनदर फॉर्म, ठीक है। मॉड्यूलेटर क्या है, हेयर मैसेज सिग्नल इज सुपर इम्पोज्ड ऑन ए हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव सो दैट इट कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस। अभी मैं इसको बताऊंगा अभी, ठीक है, ये तो हमने शॉर्ट में ले लिया, अभी ये पूरा टॉपिक है मॉड्यूलेशन उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। एम्पलीफायर क्या करता है, दिस ब्लॉक इज यूज टू एनहेंस द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल बिफोर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन से पहले सिग्नल की स्ट्रेंथ को एनहेंस करने के लिए या इंप्रूव करने के लिए। ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या करता है, इट इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच कैन ट्रेवल इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, मैं पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लिख दिया और इतना सफिशियंट है, लर्न करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में, ठीक है, बहुत आसानी से लिख पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं चैनल की। जो सेकंड सेक्शन था हमारा चैनल सेक्शन मैंने क्या बताया, या तो वो वायर्ड हो सकता है या फिर वो हमारा क्या हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, ठीक है ना, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वो वायरलेस हो। दो तरह का हम यहाँ पर चैनल सेक्शन या मीडियम यूज़ करते हैं, एक होता है हमारा वायर्ड जिसमें हम वायर को यूज़ करते हैं, मीडियम इज़ फिजिकल, यानी कि मीडियम जो फिजिकल होता है दैट इज़ ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसमें यूज़ कर लेते हैं, पहले कोएक्सियल केबल भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, ठीक है। और एक होता है वायरलेस, वायरलेस क्या है हमारा मीडियम, इसका क्या होता है, एयर होता है, यानी कि एयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे एक बारी। नेक्स्ट रिसीविंग सेक्शन में क्या होता है, एक तो हमारा रिसीविंग एंटीना होता है, एम्पलीफायर होता है, डीमॉड्यूलेटर होता है और क्या होता है, ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है ना, क्लियर। तो 4 सेक्शन। रिसीविंग एंटीना क्या करेगा, रिसीव करेगा सिग्नल को और उसको फिर से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। एम्पलीफायर रिसीविंग सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, एनहेंस कर देगा उसके स्ट्रेंथ को। डीमॉड्यूलेटर फिर से डीमॉड्यूलेट करेगा, जो कैरियर फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जिस पर हमने सुपर इम्पोज किया था मैसेज सिग्नल को, उसको रिमूव सेपरेट कर देगा। ट्रांसड्यूसर फिर से इलेक्ट्रिकल फॉर्म को प्योर जो ओरिजिनल फॉर्म थी उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम या कम्युनिकेशन सिस्टम था पूरा हमारा। तो एक टॉपिक ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में पूछा जाएगा केवल। अगर ये क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो क्या है, इसमें हमें क्या करना है, बस इसको ड्रॉ करना है। तो मैंने इसकी पिक्चर यहाँ पर दिखा दी है, एक हल्का सा मैं समझा देता हूँ। ये जो मैंने बताया है ना ब्लॉक डायग्राम, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, जो ब्लॉक डायग्राम है ना इसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने हैंड से एक बार। ध्यान रह जाएंगे कि 4 ब्लॉक इधर है और 3 ब्लॉक इधर है, लेकिन किस ब्लॉक में क्या है ना भूल जाओगे एग्जाम में। इसलिए अपने हैंड से 4-5 टाइम्स ड्रॉ करके और लिख लिख के जरूर देख लीजिएगा। ये मैं बात हर बार बोलता हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो अब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूँ तो हम कोई सिग्नल जब ट्रांसमिट करते हैं तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के हमारे पास सिग्नल्स होते हैं, डिफरेंट सिग्नल्स की अलग अलग वेवलेंथ भी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी की रेंज, ऐसी वेवलेंथ की एक रेंज अलग अलग बना लेते हैं। तो वो जो रेंज होती है ना उसको हम बैंड बोल देते हैं। तो फ्रिक्वेंसी बैंड और वेवलेंथ के जो बैंड्स होते हैं उनको बताने के लिए कि कितनी फ्रिक्वेंसी का बैंड जो है वो हमारा लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल कहलाता है, कितनी फ्रिक्वेंसी बैंड का सिग्नल हमारा हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल कहलाता है, कितनी फ्रिक्वेंसी बैंड का सिग्नल हमारा मीडियम फ्रिक्वेंसी का सिग्नल कहलाता है। तो उनको हमें शो करने के लिए, दिखाने के लिए एक डायग्राम बनाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें इस डायग्राम में हम क्या करते हैं, इसमें हम वेवलेंथ भी शो करते हैं और फ्रिक्वेंसी भी शो करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आ जाता है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस इसकी कर लेंगे, ड्रॉ करके देख लेंगे इसको भी, ठीक है। तो ये क्या हमारा फ्रिक्वेंसी बैंड है पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक। इसमें हमने एक नीचे जो मार्क किया है, नीचे जो शो की है वो फ्रिक्वेंसी है और ऊपर जो शो की गई है वो वेवलेंथ है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यानी कि अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है कि जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर किसी सिग्नल की वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्लियर। तो देखो यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी जो है ना इधर की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जब फ्रिक्वेंसी यहाँ से चलेंगे यहाँ तक इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वेवलेंथ जो है इधर की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में क्या होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी हो गई हमारी, वॉइस फ्रिक्वेंसी हो गई, वेरी लो फ्रिक्वेंसी हो गई, लो फ्रिक्वेंसी हो गई, मीडियम फ्रिक्वेंसी हो गई, हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, सुपर हाई फ्रिक्वेंसी, एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी। तो ये सब फ्रिक्वेंसी है। तो इनकी रेंज क्या है, देखो जो एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी है 30 हर्ट्ज टू 300 हर्ट्ज तक है। तो ये रेंज भी हल्का सा ध्यान रख लेंगे, 300 हर्ट्ज से लेकर 3 किलोहर्ट्ज तक वॉइस फ्रिक्वेंसी होती है।
3 किलोहर्ट्ज़ से 30 किलोहर्ट्ज़ तक वेरी लो फ्रिक्वेंसी होती है, 30 किलोहर्ट्ज़ से 300 किलोहर्ट्ज़ तक क्या होती है, हमारी लो फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर हम देखें लो तक, तो ये मेनली अगर हम 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड करें तो ये हमारी लो फ्रिक्वेंसी कहाँ तक होती है, 30 टू 300 किलोहर्ट्ज़, देन 3 मेगाहर्ट्ज़ टू 30 मेगाहर्ट्ज़ यहाँ तक हमारी क्या होती है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है। देन उसके बाद मीडियम फ्रिक्वेंसी होती है और 3 गीगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़ तक ये हमारी हाई फ्रिक्वेंसी होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये मिलीमीटर वेव्स होती हैं, फिर उसके बाद इंफ्रारेड्स होती हैं, विजिबल लाइट्स होती हैं, तो ये फिर उसके बाद एक्सरे, गामा एंड कॉस्मिक रे, इनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये फ्रिक्वेंसी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इधर ऊपर अगर हम चलेंगे तो वेवलेंथ उधर की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, यानी कि इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, इसका मतलब अगर इधर से चलेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो ये भी ध्यान रखें, 10⁻7 6 5 4 3 2 1 0, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो बहुत ईजी है, याद कर लेंगे, 0.7 इंटू 10⁻⁻6 है ये भी, ठीक है, क्लियर। तो इस फ्रिक्वेंसी बैंड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एक बार ड्रॉ करके जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है ना। मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, अब वैसे तो पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, लेकिन आप इसको एक बार चाहें तो यहीं पर भी वीडियो को पॉज करके ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलें, ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है देखो मॉड्यूलेशन, ये वही मॉड्यूलेशन है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब यहाँ से मॉड्यूलेशन में स्टार्ट करने वाला हूँ, मॉड्यूलेशन के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से इसको समझिएगा। देखो मॉड्यूलेशन एक्चुअल में है क्या, मॉड्यूलेशन हम कर क्यों रहे हैं, इसका नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आगे यहाँ पर दिखा भी दूंगा आपको, पीडीएफ में मिल भी जाएगा, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है। मॉड्यूलेशन हम करते क्या है, देखो एक एग्जाम्पल सुनो ध्यान से। जैसे आप क्या कर रहे हो कि जैसे कोई 2 पर्सन्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों स्टूडेंट्स को क्या करना है, किसी एक अदर मतलब अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या सपोज करो 100 किलोमीटर तक जाना है, ठीक है। 2 स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कहाँ जाना है, बिल्कुल वेल ड्रेस्ड होकर, बढ़िया से तैयार होकर, कोट वोट पहन के आराम से बढ़िया करके टाई वाई लगा के दोनों चलते हैं एक जगह से, और उन्हें 100 किलोमीटर पर पहुंचना है, जो डेस्टिनेशन है उनकी 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो एक पर्सन तो क्या करेगा, कार में बैठ के बिल्कुल फ्रेश एकदम जाके बैठ के वहीं से बैठेगा और बैठ के सीधा 100 किलोमीटर जाएगा और वहाँ पर कार से बिल्कुल फ्रेश एकदम उतरेगा, ड्राइवर चला के लेके जाएगा, ठीक है, कार को। दूसरा क्या कर रहा है कि मैं क्यों पैसे खर्च करूँ, मैं पैदल ही चल लेता हूँ, तो वो पैदल ही 100 किलोमीटर चल लेता है। तो जब दोनों 100 किलोमीटर की डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो आप दोनों की कंडीशन बता सकते हैं मुझे कि दोनों की कंडीशन में क्या डिफरेंस होगा, दोनों की कंडीशन कैसी होंगी, ठीक है। तो अगर हम जो पैदल गया था उसकी कंडीशन तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गई होगी, वो बिल्कुल वीक हो गया होगा, पहुँचेगा भी बहुत टाइम में, और हो सकता है कि वो बीच में ही गिव अप कर जाए, मतलब बीच में क्विट कर जाए, ना पहुँचे, जाए ही ना वहाँ पर, ठीक है। दूसरा जो कार में बैठ के गया, जैसा उसको बिठाया गया था बिल्कुल फ्रेश, वैसा ही वो वहाँ पर क्या करेगा, उतरेगा, वहाँ से कार से उसको उतार लिया जाएगा, ठीक है। तो वो बिल्कुल एज इट इज़ बिल्कुल फ्रेश वहाँ पर हमें मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस हुआ। तो हमारा जो मॉड्यूलेशन है, जब हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पर, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे हमारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमारे सिग्नल में बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं, इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाते हैं, सिग्नल में मिक्सिंग हो जाती है अदर फ्रिक्वेंसी के सिग्नल की, ठीक है। ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं करा सकते, तो उन सारी चीज़ों को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं। अब मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन में हम वो जो कार है ना, वो हाई फ्रिक्वेंसी का कैरियर सिग्नल है, और वो जो पर्सन हमने उसमें बैठाया है वो क्या है, जो स्टूडेंट इसमें बैठाया है वो हमारा मैसेज सिग्नल है। यानी कि हम क्या करते हैं, अपने हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल, एक ऐसा सिग्नल लेते हैं जिसको हम कैरियर सिग्नल बोलते हैं, जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, उस पर हम अपने मैसेज सिग्नल को सुपर इम्पोज कर देते हैं, देन उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो जब उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करा सकते हैं, क्लियर, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कराएंगे। दूसरा, जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो गई। अभी मैंने बताया फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जब हमने फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर दी मॉड्यूलेशन करा के, तो वेवलेंथ हमारी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। अब जब वेवलेंथ डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब क्या है कि जो हाइट है एंटीना की, उसको भी हम रिड्यूस करा सकते हैं। अभी हाइट में एंटीना की और वेवलेंथ में क्या रिलेशन हुआ, ये भी मैं बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। जितनी वेवलेंथ कम होगी उतना ही डिस्टेंस जो है एंटीना की कम होगी, हाइट मतलब एंटीना की कम होगी, लेकिन जितनी वेवलेंथ हम इंक्रीज करेंगे उतनी ही जो हाइट ऑफ एंटीना है वो भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो हाइट ऑफ एंटीना होती है वो कितनी होती है, λ/4। इसको ध्यान रखेंगे, जो एंटीना की हाइट होती है वो कितनी होती है, किस पर डिपेंड करती है, λ/4। और ये जो लैम्डा होता है ये क्या होती है, वेवलेंथ होती है।
4 तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू। अब अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा एंटीना की हाइट इंक्रीज होगी, और अगर ये वैल्यू घटेगी तो हमारा एंटीना की हाइट डिक्रीज होगी। तो इसलिए ये लैम्डा वेवलेंथ कब डिक्रीज हो रही है, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमने जब मैसेज सिग्नल को सुपर इम्पोज किया कैरियर वेव पर या क्या हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे, तो टोटल ओवरऑल सिग्नल जो बना हमारा उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई। देन उसको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो लो हाइट के एंटीना से लॉन्ग डिस्टेंस तक हम अपने सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस जो है हमारा, जो हम सुपर इम्पोज कराते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन कहलाता है। और ये करता कौन है, मॉड्यूलेटर, जो अभी हमने कम्युनिकेशन सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम में देखा, ठीक है। जब ये सिग्नल जो हमारा रिसीविंग सेक्शन में पहुंचता है तो वहां पर मिलता है हमें डीमॉड्यूलेटर। तो डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी का, हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल था, उस पर जो हमने सुपर इम्पोज किया था मैसेज सिग्नल, उसको सेपरेट करता है और फिर प्योर जो मैसेज सिग्नल होता है, यानी कि उस स्टूडेंट को कार में से उतारता है। तो वो जो फ्रेश सिग्नल हमारा होता है बिल्कुल प्योर, वो उसको वहाँ पर रिसीवर सेक्शन में, रिसीविंग एंड पर वो प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। क्लियर, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो यही हमारा मॉड्यूलेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल इज सुपर इम्पोज्ड ऑन द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। इन दिस प्रोसेस वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ द कैरियर वेव्स कैरियर वेरीज अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, ठीक है। अब आपने मॉड्यूलेशन तो जान लिया, ठीक है। हमने क्या करा, व्हाट इज मॉड्यूलेशन, ये मॉड्यूलेशन है। तो मैसेज सिग्नल, इसमें हमने क्या किया, ये मैसेज सिग्नल है, नीचे से हमने हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल सुपर इम्पोज कराया। सुपर इम्पोज कराने के बाद हमारा ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल गया, ठीक है ना। अब ये जो मॉड्यूलेशन होता है ये 3 टाइप से होता है। 3 टाइप से कैसे होता है, तो अगर मैं आपको यहाँ पर हल्का सा बताने की कोशिश करूँ, तो जो हमारा सिग्नल होता है, ये इस तरह से एक सिग्नल है कोई, ठीक है। एक सिंपल सा मैंने सिग्नल ले लिया इस तरह से, ठीक है। अब इस सिग्नल में क्या क्या है हमारे पास, इस सिग्नल में हमारे पास एम्पलीट्यूड है, ठीक है। क्या है, एम्पलीट्यूड है, ये मैंने एम्पलीट्यूड ले लिया यहाँ पर, ठीक है। इस सिग्नल में और क्या है, इस सिग्नल में फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। और इस सिग्नल में क्या है, इस सिग्नल में फेस है, ये पॉजिटिव हाफ है, ये नेगेटिव हाफ है, ये पॉजिटिव हाफ है, ये नेगेटिव हाफ है। तो जब हम अपने मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल पर सुपर इम्पोज कराते हैं, तो वो 3 टाइप से अपनी शेप को रीशेप करता है, ठीक है। 3 टाइप से, किस किस टाइप से कर सकता है, या तो वो एम्पलीट्यूड में चेंज करे, या वो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज करे, या वो फिर उसके फेस में चेंज करे। तो अगर हम उसको मतलब वो एम्पलीट्यूड में चेंजेस करते हैं, यानी कि हमने क्या किया कि जो सुपर इम्पोज कराया मैसेज सिग्नल कैरियर सिग्नल पे, तो अगर उसके एम्पलीट्यूड में चेंजेस आए, ये एम्पलीट्यूड में चेंज हुआ, तो वो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा। अगर फेस में चेंज हुआ तो वो फेस मॉड्यूलेशन होगा। अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ तो वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से हमारे 3 टाइप के मॉड्यूलेशन यहाँ पर हो जाते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मतलब देखो ये एम्पलीट्यूड में चेंज हुआ, यानी कि जो कैरियर था, देखो कैरियर सिग्नल था, ये कैरियर सिग्नल तो इस तरह से था, पूरा इस तरह से ये रहा, ठीक है, ये कैरियर सिग्नल है हमारा। अब इस कैरियर सिग्नल में क्या हुआ, जब हमने ये मैसेज सिग्नल इस पर सुपर इम्पोज कराया, मैसेज सिग्नल क्या है हमारे पास, ये रहा, ठीक है। जब ये मैसेज सिग्नल हमने इस पर सुपर इम्पोज कराया, तो ये जो कैरियर सिग्नल था ये किस तरह से चेंज हुआ, ये इस तरह से चेंज हो गया, देखो, ठीक है ना, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इस तरह से इसके एम्पलीट्यूड में क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से एम्पलीट्यूड में क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहे हैं। तो ये कौन सा मॉड्यूलेशन हुआ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर ये चीज़ अगर फ्रीक्वेंसी में हो जाती, यानी कि फ्रीक्वेंसी में कैसे होगा, यानी कि ये मैसेज सिग्नल और जो हमने सुपर इम्पोज कराया, तो इस तरह से दूर दूर हो गया सिग्नल, फिर ये पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, फिर उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो डिस्टेंस बढ़ गई, यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ गई, फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस तरह से तो रहेंगे। तो ये ऐसी शेप में पूरे एक सार बिल्कुल एकदम, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगी, वो डिपेंड करेगा मैसेज सिग्नल पे। तो ये क्या होगा, फिर इस तरह का जो मॉड्यूलेशन होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। लेकिन अगर एक और जो तीसरा है हमारा, फेस में चेंजेस आ जाएं, तो फेस में कैसे चेंज आएंगे, मान लो जैसे ये था हमारा इस तरह से यूँ, यहाँ पर फिर यहीं से स्टार्ट हो जाए इस तरह से, ठीक है ना, फिर यहाँ पर फिर यहीं से स्टार्ट हो जाए इस तरह से, तो ये क्या है हमारा फेस। शायद आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पर बता के दिखा देता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो ये इस तरह से यहाँ पर था, ये फिर यहाँ से यहीं पर स्टार्ट हो गया इस तरफ से ही, ठीक है ना, फिर यहाँ से तो इसी तरफ से स्टार्ट हो गया, इसी तरफ से, तो ये क्या हो रहा है, फेस में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कौन सा मॉड्यूलेशन हो गया, फेज मॉड्यूलेशन। लेकिन आपको अपने सिलेबस में केवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ना है, बाकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन नहीं पढ़ना है। ये मैंने केवल समझाने के लिए आपको बता दिया है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से ही एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो अब इसके बाद नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की नीड क्या है,
तो नीड क्या है, सबसे पहले क्या है, इंटरफेरेंस और मिक्सिंग प्रॉब्लम। जो इंटरफेरेंस और मिक्सिंग की प्रॉब्लम होती है, एयर में ट्रैवल कर रहा है, तो जैसे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में सिग्नल हमारा ट्रैवल कर रहा है, तो जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं, जो हमारी रेन की ड्रॉप्स होती हैं, वो भी क्या करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो वहाँ पर भी हमारे सिग्नल का लॉसेस हो जाता है। और एक सिग्नल तो ट्रैवल कर नहीं रहा, बहुत सारे सिग्नल ट्रैवल कर रहे हैं, तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी, तो क्या होता है, कभी कभी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है, तो वहाँ पर दो सिग्नल आपस में सेम फ्रिक्वेंसी के क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो इंटरफेरेंस की या मिक्सिंग की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन। दूसरा क्या, हाइट ऑफ एंटीना। एंटीना की जो हाइट है मैं बता ही चुका हूँ, रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि एंटीना की जो हाइट है वो डिपेंड करती है λ/4, यानी कि λ/4 होती है। और लैम्डा क्या हमारी वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ है लैम्डा। अब लैम्डा वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ कब डिक्रीज होगी, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो इससे हम एंटीना की हाइट को जो है रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पावर डेसिपेशन। पावर डेसिपेशन में क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रैवलिंग through atmosphere it suffers from various losses which are inversely proportional to the frequency of the signal. Thus low frequency signal are more prone to atmospheric losses and therefore modulation is used to reduce these losses. तो इस तरह के losses को reduce करने के लिए भी हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से आपको मॉड्यूलेशन की ज़रूरत का समझ में आ गया। ये जो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन है ना, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये लिखना किस तरह से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अगर डिपेंड करता है कितने मार्क्स में पूछा, अगर 2 मार्क्स में पूछा है तो बस ये हेडिंग टू रिड्यूस द इंटरफेरेंस और मिक्सिंग प्रॉब्लम, टू रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना, टू रिड्यूस द पावर डेसिपेशन, क्लियर। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे पूरा। बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मैंने आपको बता ही दिया कि ये हमारा कोई मैसेज सिग्नल है और ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल है। अब इसको जो हमने इसके ऊपर सुपर इम्पोज कराया, तो ये जो कैरियर सिग्नल है, देखो ये कैरियर सिग्नल जो है इस तरह से, इसके कैरियर सिग्नल में क्या हो रहा है, इसके जो कैरियर सिग्नल है इसमें एम्पलीट्यूड में क्या हो रहे हैं, वेरिएशंस हो रहे हैं। एम्पलीट्यूड जो है वो वेरी कर रहा है, किसके अकॉर्डिंग, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग कैसे, जब पॉजिटिव हाफ में है तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, जब नेगेटिव हाफ में है साइकिल तो एम्पलीट्यूड कम हो गया, फिर पॉजिटिव हाफ में एम्पलीट्यूड फिर से बढ़ गया, नेगेटिव हाफ में एम्पलीट्यूड फिर रिड्यूस हो गया, पॉजिटिव हाफ में फिर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। तो ये क्या है, ये जो कैरियर सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है इन अकॉर्डेंस विद मैसेज सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल। तो हमारा ये मॉड्यूलेशन क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाएगा। यहाँ पर ये ऐसे लिखा हुआ है। ये इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये मिक्सर हो गया हमारा, ये ऑसिलेटर हो गया जो हाई फ्रीक्वेंसी का कैरियर सिग्नल जनरेट कर रहा है, यहाँ से मैसेज सिग्नल यहाँ पर जनरेट कर रहा है, दोनों मिक्स हो रहे हैं, यानी कि मॉड्यूलेशन हो रहा है। देन उसके बाद मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया है, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही बहुत सिंपल है। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये वाला टॉपिक, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं लिख के लाया हूँ सारी चीज़ें, ठीक है ना। बाकी जब डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे ना, तो सारी चीज़ें आपको बहुत बढ़िया करके समझाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें तो हम शॉर्ट वीडियो डालेंगे पूरा, ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में यूनिट कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। तो शॉर्ट वीडियो होंगी तो उसमें पूरा टॉपिक डिटेल में अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिकल एनालिसिस। किसका मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं हम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाता है, छोटा सा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, और इस डेरिवेशन से बनने वाले न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जब न्यूमेरिकल का वीडियो लेके आऊँगा तो इस टॉपिक पर भी मैं 1-2 न्यूमेरिकल आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। होता क्या है, जो हमारा साइनसॉइडल सिग्नल साइन वेव होती है उसकी इक्वेशन तो आपको पता ही होगी, कोई साइन वेव है तो उसकी इक्वेशन जो होती है Vm, मतलब वोल्टेज की जो भी अगर हम बोलें ई से भी डिनोट कर लेते हैं या वी से भी, तो क्या हो जाता है Vm sin ओमेगा t। तो बस वो इक्वेशन याद है तो ये डेरिवेशन हमारा पूरा यहाँ पर बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। करना क्या है, जो मैसेज सिग्नल है उसका हमने ये मान लिया, क्या है हमारा, ये जो मैसेज सिग्नल है उसका हमारा ये इक्वेशन हो गया, क्या है, Em ब्रैकेट में t ले लिया हमने मैसेज सिग्नल के लिए, Em cos ओमेगा t, ओमेगा m ले लिया, ओमेगा m किस लिए लिया हमने, ओमेगा m लिया है मैसेज सिग्नल के लिए। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सेकंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं ECT, यानी कि ये किसके लिए, कैरियर सिग्नल के लिए है, तो ये कितना हो गया, EC cos ओमेगा CT, ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। अब जब हमने मॉड्यूलेट कर लिया दोनों को, तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आया उसके लिए क्या बना हमारा, EAM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, उसके लिए क्या बना, A cos ओमेगा CT, A cos ओमेगा CT इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब मैं यहाँ पर A की अगर बात करूँ तो A एग्जैक्टली है क्या, A है हमारा EC, यानी कि किसका एम्पलीट्यूड, जो कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड, प्लस EMT, यानी कि EMT क्या है, जो मैसेज सिग्नल है उसका इक्वेशन जो है पूरा, मतलब जो भी हमारा EMF है या जो भी वोल्टेज है वो, ठीक है, क्लियर।
अब उसके बाद इसको हमने क्या किया, ओपन किया थोड़ा सा, ए इक्वल टू क्या हो गया, ई सी तो एज इट इज, और ये इसकी जगह पर ये इक्वेशन हमने पुट कर दी ई एम कॉस ओमेगा सी टी। अब यहाँ से इन दोनों में से हमने क्या किया, यहाँ पर इसमें इस इक्वेशन में ई सी कॉमन ले लिया। तो जब ई सी कॉमन लिया तो ए इक्वल टू क्या हो गया, ई सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो 1 बचा और यहाँ पर क्या बन गया हमारा ई एम अपॉन ई सी। ठीक है ना, मैं जरा कलर चेंज कर लेता हूँ, आई थिंक आपको ये विजिबल नहीं हो रहा होगा सही से। ठीक है ना, तो ये बन गया हमारा यहाँ पर ये, ठीक है, ई एम अपॉन ई सी। तो ये ई एम अपॉन ई सी जो है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। और ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स एग्जाम में पूछा जाता है, डिफाइन किया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलेशन। ठीक है ना, क्लियर। इसे हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, बाकी फिर कॉस ओमेगा एम टी ये एज इट इज है। ठीक है ना, क्लियर। अब इसको हमने क्या कर लिया, स्मॉल एम से इसको डिनोट कर लिया, तो इसकी जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, स्मॉल एम पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी 4। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये इक्वेशन नंबर 4 जो बनी, जो ए की वैल्यू हमने निकाली है, ये वैल्यू हम कहाँ कर दें, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें अगर, तो हमारी इक्वेशन ई ए एम टी जो है, ये ई ए एम साथ में टी भी है, यहाँ पर क्या बनेगी, ई सी इंटू 1 प्लस एम, इसकी जगह पर ये जो एम है ये एम कॉस ओमेगा एम टी, और साथ में यहाँ पर ये क्या गया, ये पूरा वैल्यू कौन सी इक्वेशन नंबर 3, ये कॉस ओमेगा सी टी, तो ये कॉस ओमेगा सी टी आ गया। अब इस कॉस ओमेगा सी टी के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ई सी तो एज इट इज है, कॉस ओमेगा सी टी, ये यहाँ पर 1 है ना, तो 1 के साथ ई सी की भी कर दी और इसकी भी कर दी यहाँ पर, तो ई सी कॉस ओमेगा सी टी बन गया, प्लस ये टी है, ठीक है, प्लस एम ये रहा, और फिर ई सी इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस ओमेगा एम टी, और साथ में क्या है, कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से हमने क्या किया, ई सी कॉस ओमेगा सी टी जो है, तो वो तो हमने यहाँ पर लिख दिया ई सी कॉस ओमेगा सी टी, तो एज इट इज, और यहाँ से एम ई सी अपॉन 2, यानी कि 2 से तो डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर बना ली, इसलिए हमने ऐसा किया है कि 2 से तो डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो डिवाइड किया वो तो बाहर लिख लिया एम ई सी अपॉन 2, और ब्रैकेट में क्या हो गया 2 कॉस ओमेगा एम टी, और डॉट में कॉस ओमेगा सी टी, तो कॉस ए कॉस बी का यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी बन गया, किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये ई सी कॉस ओमेगा सी टी तो एज इट इज, और ये एम ई सी अपॉन 2 भी एज इट इज, और यहाँ पर जो होता है हमारा 2 कॉस ए कॉस बी में, तो वो वाला रिलेशन जो ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी है वो हमने यहाँ पर पुट कर ली, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, यहाँ पर हमने कर दिया। तो कॉस ए प्लस बी, ए क्या हो गया हमारा ओमेगा एम टी, और बी क्या हो गया हमारा ओमेगा सी टी, तो ओमेगा एम टी प्लस ओमेगा सी टी, और दोनों में टी था तो उसे कॉमन ले लिया, प्लस कॉस ओमेगा एम टी माइनस ओमेगा सी टी, और टी जो था दोनों में से कॉमन ले लिया तो बाहर लिख दिया। ठीक है, तो बस इसको हम अब अलग अलग कर लेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक तो हमारा ये ई सी कॉस ओमेगा सी टी एज इट इज, दूसरा क्या है एम ई सी अपॉन 2 कॉस ओमेगा एम प्लस ओमेगा सी टी, प्लस ओमेगा वो एम ई सी अपॉन 2 कॉस ओमेगा एम टी माइनस ओमेगा सी टी, ये अलग। तो ये जो माइनस वाला होता है ये लोअर साइड बैंड के लिए होता है हमारा, जो प्लस वाला होता है ये अपर साइड बैंड के लिए होता है, और ये जो पहली वाली इक्वेशन यहाँ पर है हमारा ये वैल्यू, ये किसके लिए होगी, कैरियर सिग्नल की होगी। क्लियर। तो ये अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये रहा, ये जो है ना ये वाला सिग्नल जो होता है ये यहाँ से ऊपर वाले जो है अपर साइड बैंड है, ये नीचे वाले क्या है लोअर साइड बैंड है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये डेरिवेशन था बहुत सिंपल सा, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लग रहा है, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेल आइकन। ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेटर, एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेटर की अगर मैं बात करूं तो एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेटर में क्या करना है, एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेटर में लीनियर डायोड डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है डीमॉड्यूलेटर, या इसको हम एनवेलप डिटेक्टर भी बोलते हैं। इसमें हम चूंकि क्या करते हैं, एक डायोड और एक कैपेसिटर और एक रेसिस्टर यूज़ करके एक एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेटर बनाते हैं, जिसपे हम जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो ट्रांसमिट करते हैं, और वो फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पर हमारा सेपरेट करके, यानी कि जो आउटपुट मैसेज सिग्नल था वो यहाँ से हमें मिल जाता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेटर या एनवेलप डिटेक्टर में क्या लिखना है, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर ये मिल जाएंगे। ठीक है ना, मिल ही गए, मतलब मिल क्या जाएंगे, ये हैं आपके लिए। ठीक है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा कलर चेंजेस कर लेता हूँ इसमें। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ये वाला विजिबल नहीं होता अच्छे से, ये ठीक है। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट्स एक बार पढ़ लेंगे जब आपको पीडीएफ मिलेगी, मैं थ्योरी में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा।
अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो ये एडवांटेजेस लिखी हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, ये 3 डिसएडवांटेजेस लिखी हैं। क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज ईजियर टू इम्प्लीमेंट, amplitude demodulation can be done using few components and a circuit. The receiver is used for amplitude modulation is very cheap. अब disadvantages की बात करूँ तो when it comes to power usage it is not efficient, it require a very high bandwidth, noise interference is highly noticeable, यानी कि noise interference जो है इसमें ज़्यादा नोटिस किए जाते हैं। क्लियर? तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस हो जाती हैं। नेक्स्ट है कुछ एप्लीकेशंस हैं हमारे नेटवर्क की, यानी कि अब हमारा जो है ना एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम सेकंड पार्ट में यहाँ पर मूव करने वाले हैं, जो मैंने सिलेबस में भी बताया था। तो उससे पहले थोड़ा सा कुछ नेटवर्क की एप्लीकेशन, यानी कि मार्केटिंग एंड सेल्स में हम अपने नेटवर्क को यूज़ करते हैं, फाइनेंशियल सर्विस में यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन सर्विस में, सेलुलर, टेलीफोन, केबल टेलीविज़न, टेली कॉन्फ्रेंसिंग में यूज़ करते हैं, ईमेल एक्सेट्रा। ठीक है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल सेलुलर नेटवर्क पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये सेलुलर नेटवर्क की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, जो सेकंड सेक्शन है हमारे सिलेबस का। तो पहले तो हमें जो मोबाइल कम्युनिकेशन है उसके जो इवोल्यूशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, क्योंकि अब तो लेटेस्ट में फिफ्थ जनरेशन भी आ चुका है, तो इन पाँचों जनरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। और 2 पॉइंट मैं ऐसे बताऊंगा जो हर उसके लिए याद रखने हैं, क्योंकि डिफरेंस भी पूछ लेगा, तो वो दोनों पॉइंट आपको यूज़ कर लेंगे। अगर इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है तो उन 2 पॉइंट्स को भी हर इसमें जनरेशन में लिख देंगे तो ईजी होगा आपके लिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ओवर रिसेंट ईयर्स द एवोल्यूशन ऑफ मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट आफ्टर अराइवल ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। दिस इवोल्यूशन जनरली कंसिस्ट ऑफ सेवरल जनरेशन, स्टार्ट्स विद 1G यानी कि फर्स्ट G, followed by 2G, 2.5G, 3G, 4G एंड अंडर रिसर्च फीचर, ये बल्कि अब तो आ ही चुका है 5G की, यहाँ पर लिख सकते हैं, एंड 5G यहाँ पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो 1G में हम क्या क्या यूजेस करते थे, 2G हो गया हमारा, 3G हो गया, 4G हो गया एंड 5G हो गया, क्या क्या इनमें चेंजेस आए हैं वो हमें थोड़ा सा यहाँ पर स्टडी करना है। ठीक है, क्लियर? मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन यानी कि 1G की। तो 1G में क्या है कि इट यूजेस एनालॉग रेडियो सिग्नल, यानी कि क्या यूज़ होता था इसमें? एनालॉग रेडियो सिग्नल यूज़ होता था, विच हैज़ फ्रिक्वेंसी कितनी? 150 मेगाहर्ट्ज़, ओनली वॉइस ट्रांसमिशन कॉल इज डन। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को अलग अलग से याद रखेंगे। क्या है? एनालॉग रेडियो सिग्नल हम इसमें यूज़ करते थे, फ्रिक्वेंसी जो थी इसकी कितनी थी? 150 मेगाहर्ट्ज़, और वॉइस, केवल वॉइस ट्रांसमिशन कॉल यहाँ पर डन होती थी, यानी कि केवल वॉइस कॉल ही हम कर सकते थे। ठीक है, और ये क्या थी? अनरिलायबल थी, और इसकी जो स्पीड थी केवल 2.4 kbps थी, अप टू 2.4 kbps। बहुत पहले की बात है, आप तो आपके टाइम में तो ये फर्स्ट G था ही नहीं, आपके टाइम में तो मेरे ख्याल से 3G आया होगा, या हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के टाइम में 2G भी रहा हो। ठीक है, सेकंड जनरेशन यानी कि 2G की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क क्या है? 2G। इसमें हम GSM टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GSM टेक्नोलॉजी थी। ठीक है ना, क्लियर? इट यूज डिजिटल सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन रेदर देन एनालॉग, यानी कि जो फर्स्ट G था, 1G था, उसमें एनालॉग हम सिग्नल यूज़ करते थे, यहाँ पर क्या करते हैं? डिजिटल। और इसकी जो स्पीड है अप टू 64 kbps, तो ये भी ध्यान रखेंगे। एक तो ये स्पीड का ध्यान रखेंगे सबका, ठीक है ना, बात इसका ध्यान रखना है स्पीड का, और बाकी जो है ना कौन सा हम यूज़ करते थे, डिजिटल या एनालॉग। ठीक है, पहला ही एनालॉग है, बाकी सब डिजिटल आएंगे। ठीक है ना, और देखो ये वाले इस तरह के फ़ोन आपने नोकिया के शायद देखे हों, बहुत सारे स्टूडेंट के सामने हो सकता हो भी, तो ये क्या थे? हमारे 2G पर ही बेस्ड थे। इसमें भी ऑडियो जो थी हमारी वही हो सकता था, वॉइस सिग्नल या वॉइस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है 3G, जहाँ से हमारा वीडियो कम्युनिकेशन भी स्टार्ट हुआ था। 3G इज थर्ड जनरेशन ऑफ मोबाइल फ़ोन स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। 3G यूजेस क्या? CDMA में टेक्निक, CDMA में होती थी यहाँ पर फॉर डेटा ट्रांसमिशन, और जो इसकी स्पीड थी वो कितनी होती थी? लगभग 2 Mbps। ठीक है, और ये 3G मोबाइल जब से आए थे तो जब से फिर हमारी वीडियो, या जो अभी तो हमारा वॉइस कम्युनिकेशन था, वीडियो कम्युनिकेशन भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है थर्ड जनरेशन से। ठीक है, फोर्थ जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोवाइड वाइडर बैंडविड्थ ज़्यादा वाइडर प्रोवाइड कराता, हाई सिक्योरिटी एंड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, यानी कि इंटरनेट की स्पीड भी हमें हाई प्रोवाइड होती है इससे। दिस जनरेशन बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, यानी कि LTE आपने देखा होगा ऊपर मोबाइल में, एक तो VoLTE करके लिखा हुआ आता है, और पहले जो आता था शुरू में स्टार्टिंग में LTE करके लिखा हुआ आता था। ठीक है ना, क्लियर? तो ये वही है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है। द फोर्थ जनरेशन इज ऑफरिंग इम्प्रूव्ड मल्टीमीडिया, यानी कि इम्प्रूव्ड मल्टीमीडिया प्रोवाइड करा रहा है।
वीडियो गॉशिंग हमारी, ठीक है, वर्ल्ड वाइड एक्सेस एंड अराउंड द वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेबिलिटी थ्रू अ वाइड रेंज ऑफ गैजेट्स, ठीक है ना। 4G की जो डेटा स्पीड है अप टू 100 Mbps है, कितनी है, अप टू 100 Mbps। नेक्स्ट 5G जो है हमारा सेलुलर नेटवर्क जो है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट 5G है, इन विच द सर्विस एरिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया कॉल्ड सेल्स में डिवाइड कर दिया गया है जो भी हमारा एरिया है, जो भी सर्विस एरिया है, ठीक है। द मेन एडवांटेज क्या है इस नेटवर्क की, इज दैट दे विल हैव ग्रेटर बैंडविड्थ, इसकी जो बैंडविड्थ है वो 4G से भी ज़्यादा है, और गिविंग हाई डाउनलोड स्पीड प्रोवाइड कराता है, और जो ट्रांसमिट डेटा अप टू कितना है 10 गीगाबिट्स पर सेकंड, जीबी मतलब गीगाबिट पर सेकंड है, Gbps, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट अब आता है हमारा रेडार कम्युनिकेशन। दो टॉपिक और बच रहे हैं, रेडार कम्युनिकेशन और क्या बच रहा है हमारा, एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। तो रेडार कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन दोनों में से एक पर शॉर्ट नोट आपका एग्जाम में लिखने के लिए जरूर आएगा। ठीक है, एक तो रेडार कम्युनिकेशन और एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इस पर से एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट लिखने के लिए जरूर आएगा एग्जाम में। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मैं पहले समझा देता हूँ, लिखा हुआ तो है, देखो लिखा हुआ तो सबको मिल जाएगा, रेडार ये रहा, ठीक है। रेडार कम्युनिकेशन क्या होता है, कौन कौन से उसके एलिमेंट्स हैं, ट्रांसमीटर है, एंटीना है, रिसीवर है, पावर सप्लाई है। देन उसके बाद आपको इसका जो भी डायग्राम है वर्किंग मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल और वर्किंग यहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्लियर। तो इसकी वर्किंग की थ्योरी भी आपको मिल जाएगी। तो PDF में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन मैं बेसिक यहाँ पर रेडार के बारे में आपको बता देता हूँ, पहले समझा देता हूँ। रेडार क्या है, इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, नेम से ही पता चल रहा है इसका वर्क। जो रेडियो वेव्स होती हैं उनको क्या करता है, डिटेक्ट करता है और उनकी रेंज कैलकुलेट करता है। रेडार आपने सुना होगा, 100% मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं सुना होगा, और 100% मैं ये भी जानता हूँ कि आपने मैक्सिमम ने देखा भी होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ परसेंट स्टूडेंट ये नहीं जानते होंगे कि ये एग्जैक्टली रेडार है, ठीक है। कहाँ पर यूज़ करते हैं हम इसको, एरोप्लेन, स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं, एयरक्राफ्ट जो होते हैं हमारे, उनमें हम रेडार यूज़ करते हैं। जो शिप्स पानी के ऊपर चलने वाले होते हैं ना, उनमें हम रेडार यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं जो सबमरीन की बात करूं, जो पानी के अंदर जो चलते हैं सबमरीन्स, उनकी बात करूं तो वहाँ पर भी हम इसके रिप्लेसमेंट पर एक और ऐसी ही सेम डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं सोनार, SONAR, सोनार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, रेडार। तो रेडार क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो वेव को डिटेक्ट कर, रेडियो वेव की हेल्प से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है और रेंज कैलकुलेट करके बताता है कि कितनी डिस्टेंस पर है। ये किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये बैट होती है ना चमगादड़, उसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है। बैट क्या करती है, एक हाई फ्रिक्वेंसी का साउंड क्रिएट करती है जो हमारे सुनने की, जो हमारे जिससे हम लिसनिंग कैपेबिलिटी या कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के सिग्नल या साउंड क्रिएट करती है। वो फिर क्या करती है, वो साउंड किसी उससे टकराती है और टकराने के बाद वापस उसके पास आती है, रिसीव करती है, देन उससे उसको आइडिया लगता है, ठीक है। सेम हमारा रेडार भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एक इसमें टर्म पूछी जाती है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, जैसे आप कहीं पर एक जगह पर खड़े हैं और एक ट्रेन है, किसी रेलवे ट्रैक के पास खड़े हैं, एक ट्रेन बहुत दूर से आ रही है, तो आपको क्या है, जब काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पर है वो, तो उसकी हल्की सी आवाज़ आपको आएगी कि ट्रेन आ रही है। जैसे जैसे ट्रेन पास आती जाएगी, आपके सुनने या उसके जो साउंड है वो आवाज़ बढ़ती जाएगी, और फिर जैसे जैसे ट्रेन फिर से दूर होती जाएगी तो वो आवाज़ क्या होती जाएगी, धीमी होती जाएगी, ठीक है। तो ये टर्म ये क्या कहलाता है, हमारा डॉपलर इफेक्ट की वजह से होता है, और ये डॉपलर इफेक्ट कहलाता है। तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मैंने यहाँ पर इसलिए बता दिया। अब रेडार क्या मैं बताता हूँ, रेडार क्या करता है, ये रेडार है, ठीक है। रेडार क्या करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को ट्रांसमिट किया, सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इससे टकराएगा सिग्नल, टकरा के क्या होगा, उसकी इको वापस होंगी, जो बैक होगा सिग्नल उसको हम क्या बोलते हैं, इको सिग्नल। तो इको वापस होंगी तो उसमें ट्रांसमिटिंग भी लग रहा है एंटीना और रिसीविंग एंटीना भी है। तो जब इको वापस होंगी तो वो क्या करेगा, जब वो रिसीव करेगा उसमें रिसीविंग एंटीना, तो कितने टाइम पीरियड में उसने वो सिग्नल रिसीव किया, ठीक है ना, तो उससे वो आइडिया लगाता है कि कितनी डिस्टेंस पर है वो हमारा ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूवेबल है, यानी कि आ रहा है हमारी तरफ, ये जा रहा है या मूव कर रहा है या स्टेशनरी है, कितने मतलब कितने साइज़ का है, कितनी डिस्टेंस पर है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडार। कहाँ पर मिलिट्री पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, शिप जब हम चला रहे होते हैं तो हम क्या है, जैसे पहले तो हम रेडार यूज़ नहीं करते थे, तो जब टाइटैनिक भी अगर आप जानते हो तो टाइटैनिक जब डूबा था ना, तो उस टाइम पर भी रेडार नहीं यूज़ होता था, ठीक है। बस दूर से ही देख लेते थे टेलीस्कोप की हेल्प से
कि सामने कोई माउंटेन तो नहीं है, कोई बर्फ़ का पहाड़ तो नहीं है, इस तरह से, ठीक है ना। तो फिर उसको घुमाने में वही हुआ था टाइटैनिक में भी, कि जब ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल पास जाके पता लगा, तो उसको घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो घूम नहीं पाया, उसका साइड जाके उस पहाड़ से टकरा गई थी और वो फिर क्या हो गया था, डूब गया था वहाँ पर। लेकिन अब क्या है कि अब रेडार यूज़ करें तो रेडार से क्या है, वो सिग्नल रेगुलर ट्रांसमिट करते रहते हैं और सिग्नल वहाँ से रिसीव भी होता रहता है रेगुलर। अगर कोई ऑब्जेक्ट सामने आता है तो रिसीव हो जाता है, तो उससे कैलकुलेट हो जाता है कि कितनी डिस्टेंस पर कोई कितने बड़े साइज़ का ऑब्जेक्ट है। कोई अदर जो एनिमी कंट्री है, कोई मिसाइल अगर हमारे कंट्री पे या किसी कंट्री की तरफ भेजते हैं, तो हम उनको भी कहाँ से डिटेक्ट करते हैं, रडार से डिटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। क्लियर। आपने देखा होगा जो ग्रीन कलर की स्क्रीन चलती हुई देखी होगी शिप वगैरह में, तो उसमें टीवी मूवी वगैरह में आपने देखा होगा ग्रीन कलर की एक स्क्रीन चलती है, तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता हुआ दिखाते हैं, तो वो जो स्क्रीन है वो रडार की ही स्क्रीन है, ठीक है। क्लियर। तो मैंने आपको रडार के बारे में बता ही दिया है क्या है। रडार इज ए डिटेक्शन सिस्टम दैट यूज रेडियो वेव्स टू डिटरमाइन द रेंज डिटरमाइन करते हैं इसकी हेल्प से, एंगल डिटरमाइन कर लेते हैं, वेलोसिटी डिटरमाइन कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। वेलोसिटी मतलब कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितने एंगल पर है, और रेंज कितनी, डिस्टेंस कितनी है, यानी कि, ठीक है ना। क्लियर। इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए, शिप्स को, स्पेस क्राफ्ट को, या गाइडेड मिसाइल को, मोटर व्हीकल को, वेदर फॉर्मेशंस को, एंड टेरेन को, ठीक है ना। रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन कितने 10 हर्ट्ज टू 30,000 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अब एलिमेंट की क्या क्या बात करें, इसमें होता क्या क्या है, एक तो ट्रांसमीटर होता है जो सिग्नल को, रेडियो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब ट्रांसमीटर सेक्शन, उसमें हमारा जो मैंने बताया था आपको एम्पलीफायर वगैरह सब होते हैं। देन एंटीना जो ट्रांसमिट कर रहा है हमारा, ठीक है ना। रिसीवर जो रिसीव कर रहा है, पावर सप्लाई जिससे हम पावर दे रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर। इस तरह का उसका जो बोल देते हैं ना ऊपर एंटीना जो होता है वो इस तरह का होता है। ये इस तरह का एंटीना आपने देखा होगा, काफ़ी मूवी वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है ना, रडार के। तो ये हमारा रडार सपोज करो इस पर लगा हुआ है, वर्किंग में बता देता हूँ। तो ये क्या करता है, यहाँ से इसने क्या किया, यहाँ से एक सिग्नल जो है ट्रांसमिटिंग पल्स ट्रांसमिट करी, और ये टारगेट है, कोई मिसाइल है जो इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है ना, सपोज कीजिए ये टारगेट है। अब ये जो सिग्नल यहाँ से इधर जा रहा है इस तरह से, तो ये इससे टकराएगा, तो टकराने के बाद ये रिफ्लेक्टेड पल्स जो वापस होंगी, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, इको बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी रेंज है वो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रडार। कैसे कैलकुलेट करते हैं, टारगेट की जो रेंज होती है ना वो कैसे कैलकुलेट होती है, c/2। अब ये जो c है ये तो पता है क्या है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, ये तो आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट। और टाउ क्या है, राउंड ट्रिप टाइम, यानी कि यहाँ से जब सिग्नल गया और हमने जब सिग्नल यहाँ से भेजा, हमें टाइम तो पता है ना, और फिर टकरा के जब वापस रिसीव हो रहा है वही सिग्नल, तो वो कितने टाइम में यहाँ पर वापस आया, तो उससे हमारा पता वो क्या होता है, टाउ होता है, ठीक है। क्लियर। और इसके प्रिंसिपल में भी वही है, ये ट्रांसमीटर है, ट्रांसमिटिंग एंटीना है, यहाँ से ट्रांसमीटर ने जो भी सिग्नल भेजना है वो ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट हुआ, ये ट्रांसमिटिंग सिग्नल है, ये टारगेट है, टारगेट से टकरा के एक सिग्नल वापस हुआ, तो वो रिसीवर ने रिसीव किया, और वहाँ पर हमारा रेंज ऑफ टारगेट जो है वो कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इन सब पॉइंट्स को आप पढ़ लेंगे जब आपको PDF मिलेगी, ठीक है ना। क्लियर। अब बात कर लेते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। दूसरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारा लास्ट टॉपिक है यहाँ पर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वजह से ही हम अपने TV पर चैनल देख पा रहे हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वजह से ही हम अपने मोबाइल में लोकेशन ट्रैक कर पा रहे हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन की वजह से ही हम किसी पर्टिकुलर लोकेशन को ट्रैक करके वहाँ पर जा पा रहे हैं। लाइव लोकेशन या करंट लोकेशन जैसे हम शेयर करते हैं वो सब सैटेलाइट की वजह से ही होता है। सैटेलाइट एक्चुअल में है क्या, सैटेलाइट को हम हिंदी में उपग्रह बोलते हैं, जैसे नेचुरल अर्थ का जो उपग्रह है या सैटेलाइट है वो है मून। तो ऐसे ही हम जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करते हैं अर्थ के ऑर्बिट में, ऑर्बिट क्या होता है, जहाँ पर पाथ ऑफ सैटेलाइट, यानी कि सैटेलाइट जहाँ मूव कर रहा है वो जो पाथ होता है, यानी कि सपोज करो ये अर्थ है और इसके चारों तरफ यहाँ पर इस तरह से इसमें इस पाथ में क्या है, सैटेलाइट मूव कर रही है, ठीक है ना। तो सैटेलाइट मूव करी तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्बिट हो जाएगा सैटेलाइट का। तो सैटेलाइट को हम कम्युनिकेशन के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए वहाँ पर प्लेस कराते हैं अर्थ के ऑर्बिट में, ठीक है। बहुत सारे मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी यूज़ कराते हैं। तो सैटेलाइट ओवरऑल अगर देखें तो कम्युनिकेशन के लिए वहाँ पर यूज़ किया जाता है, यानी कि कोई भी जैसे चैनल है ब्रॉडकास्ट करने हमें किसी भी तरह का कोई वीडियो, जैसे हमारे TV पर चैनल्स आते हैं तो वो सारे सैटेलाइट के थ्रू ही होके हमारे पास आते हैं, ठीक है ना। क्लियर। तो सैटेलाइट है क्या, सैटेलाइट इज अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ लार्जर ऑब्जेक्ट
इन स्पेस, यानी कि स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। देखो ये आपने देखा ही होगा सैटेलाइट टीवी में, ठीक है, इस तरह का होता है। फॉर एग्जाम्पल मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है ना। कम्युनिकेशन रेफर टू द एक्सचेंज शेयरिंग क्या इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज थ्रू एनी मीडियम और चैनल। कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन एनी टू अर्थ स्टेशन, यानी कि मान लो एक अर्थ स्टेशन ये है और एक अर्थ स्टेशन ये है, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा तो वो कैसे होगा, वो सैटेलाइट के थ्रू होगा। यहाँ से सिग्नल जाएगा अपलिंक फ्रिक्वेंसी पर, कहाँ पर, सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट, वहाँ पर सैटेलाइट में क्या होते हैं, बहुत सारे रिपीटर्स लगे होते हैं। रिपीटर्स क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव किया, एम्पलीफाई किया, देन ट्रांसमिट कर दिया। रिसीव किया कौन सा, जो अपलिंक फ्रिक्वेंसी से आ रहा है नीचे से, ग्राउंड अर्थ स्टेशन से। रिपीटर्स ने रिसीव किया, एम्पलीफाई किया, देन ट्रांसमिट कर दिया अदर अर्थ स्टेशन पर, जहाँ पर जाना है वो किस फ्रिक्वेंसी पर जाएगा, डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी। अभी अपलिंक और डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी में क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, एक्चुअली है क्या, जो हम सिग्नल ऊपर की तरफ भेज रहे हैं, मतलब जो ट्रांसमिट कर रहे हैं वो फ्रिक्वेंसी जो है उसको हम अपलिंक फ्रिक्वेंसी बोल रहे हैं। जो सिग्नल सैटेलाइट ट्रांसमिट कर रहा है अर्थ स्टेशन को, वो हम डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी बोल रहे हैं। दोनों फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है ताकि कोई इंटरफेरेंस या मिक्सिंग क्रिएट ना हो, ठीक है ना, क्लियर। तो क्या लिखा है, कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन एनी टू अर्थ स्टेशंस थ्रू अ सैटेलाइट, देन इट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। In this communication, electromagnetic waves are used as a carrier signal. These signals carry the information such as voice भी हो सकती है, audio भी, video भी, और any other data between ground and space and vice versa, ठीक है। अब ये रहा सैटेलाइट, देखो ये हमारा फर्स्ट अर्थ स्टेशन हो गया, ये सेकंड अर्थ स्टेशन हो गया। इसके नीचे अगर हम बनाना चाहें तो यूज़र्स भी बना सकते हैं, ये भी इधर यूज़र हो गया। ये यूज़र क्या है अपना, जो भी, जैसे हम यूज़र हो गए, मैंने मोबाइल से कोई नंबर डायल किया तो मैं यूज़र हो गया। वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले जो अर्थ स्टेशन 1 है वहाँ पे जाएगा, या जो भी अर्थ स्टेशन है जहाँ पर ट्रांसमिटिंग एंटीना, वो ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, किस फ्रिक्वेंसी पर, अपलिंक फ्रिक्वेंसी पर। एंटीना उस सिग्नल को रिसीव करेगा, वहाँ पर रिपीटर्स ने सिग्नल को रिसीव किया, एम्पलीफाई किया, देन फिर से ट्रांसमिट कर दिया डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी पर। और रिसीविंग एंटीना ने अर्थ स्टेशन पर जो रिसीविंग एंटीना लगा हुआ है उसने रिसीव किया, देन रिसीव करने के बाद यूज़र को दे दिया। तो ये ग्राउंड स्टेशन या अर्थ स्टेशन भी हमारे यहाँ पर कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना तो चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ठीक है ना, बेल आइकन जरूरी है प्रेस करना। लाइक जरूर करें वीडियो को, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है, एलिमेंट्स की बात करें तो एक तो यूज़र हो गया, एक सैटेलाइट हो गया, एक अर्थ स्टेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये थ्योरी है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, इतना सफिशिएंट है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं, और आगे अगले सेमेस्टर के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। सेकंड सेमेस्टर में मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, नेक्स्ट सेमेस्टर में जो होगा हमारा फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हमारे चैनल से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, और PDF भी मिलने वाली है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, दिखा दें आप कि सक्सेस क्लासेस फैमिली से जुड़े हुए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट ईयर का जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका ये कंप्लीट हो चुका है मास्टर वीडियो का, अब इसके लिए 2 मार्क्स वाली वीडियो मैं लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।